अच्छा, तो बात ये कह रहे थे कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो ये कहता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ओवरलैपिंग होना चाहिए। और ओवरलैपिंग की हमने डेफिनेशन देखी थी कि ओवरलैपिंग की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि जो सब प्रॉब्लम्स है आपके वो ओवरलैप करने चाहिए आपके, ठीक है, ओवरलैप करने चाहिए। और उसकी मैंने एग्जांपल भी बता दी कि यहाँ पर जो n-2 है वो इस ट्री के राइट साइड पर मौजूद है। इसी तरीके से यही n-2 इस ट्री के लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है। फिर क्या है कि जो n-3 जो है वो इस सब ट्री के लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है और इसके राइट साइड पर भी मौजूद है। इसी तरीके से ये जो n-3 है वो इधर भी मौजूद है। तो n-4 यहाँ पर भी मौजूद है, n-4 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होने चाहिए। इसका मकसद क्या है कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होते क्या है, ये थोड़ी सी हमने इस पे बात की है, लेकिन मैं अभी इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से कहते हैं। ठीक है। अब ये देख, जब हम डिवाइड एंड कांकर अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, मर्ज सॉर्ट होता है या फिर हमारे पास क्विक सॉर्ट होता है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि ये हमारे पास पी होता है, ठीक है, और ये हमारे पास आर होता है। तो जब हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो ये मिड पॉइंट हमारा क्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट क्यू आ गया। अब जो इसका सब प्रॉब्लम बन जाता है वो हमारे पास क्या होता है, पी से लेकर क्यू तक, और ये वाला Q+1 से लेकर आर तक हो जाता है। अच्छा, इसमें देखें, जो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर होते हैं वो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं होंगे। इसी तरीके से जो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर होते हैं वो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम कहलाते हैं। लेकिन हमें इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एक ऐसा प्रॉब्लम चाहिए जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो। तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने अभी ट्री दिखा दिया आपको, कि उसमें काफी सारी चीजें ट्री के दोनों ब्रांचेस के अंदर कैलकुलेट हो रही थी। तो अब डायनामिक प्रोग्रामिंग दूसरी चीज क्या चाहता है कि उसके पास प्रॉब्लम ओवरलैपिंग आना चाहिए। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेगा, या वो प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम हल नहीं कर सकेंगे अगर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होगा, या इंडिपेंडेंट उसका जिसे हम कह सकते हैं कि सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए अगर मैं कहूँ कि जी आप कोई शॉर्ट को हल करें, से हल करें, भी डीपी से हल नहीं होगा। तो एनरिच प्रॉब्लम कि मुझे क्या चाहिए, ओवरलैप प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो दूसरे
अभी हम देखते हैं। केस बेस केस क्या है कि इफ एन इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू, तो वो रिटर्न वन कर देगा। ठीक है, ये बेस केस है। इसका मकसद क्या है कि रिकर्सिव कॉल यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जब एन की वैल्यू टू हो जाए या एन की वैल्यू वन हो जाए तो हमारा फाइबोनाची के रिकर्सिव कॉल आना बंद हो जाएंगी। अदरवाइज एन की वैल्यू वन और टू के अलावा कोई भी है तो ये क्या कर रहा है, रिकर्सिव कॉल दे रहा है। रिकर्सिव कॉल दे रहा है, देखिए वही नाम है जो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम है, अपने आप को ये कॉल कर रहा है यहाँ पर। तो फाइबोनाची ऑफ एन माइनस वन या एन माइनस टू। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसका जो टाइम कैलकुलेट किया हुआ है वो किया हुआ है टू पावर एन के लिए। टू पावर एन क्यों है, क्योंकि दो रिकर्सिव कॉल जनरेट हो रही है। एक रिकर्सिव कॉल ये जनरेट हो रही है और दूसरी रिकर्सिव कॉल ये जनरेट हो रही है। इसका मकसद क्या है कि ये दो साइड में ट्री ग्रो करेगा, और ये ट्री ग्रो कहां तक करता जाएगा, ये देखें, जहां तक एन की वैल्यू वन नहीं हो जाती या टू नहीं, जैसे ये तक एन की वैल्यू वन या टू नहीं हो जाती। तो इसका मकसद क्या है कि ये भी फुल ट्री ग्रो कर रहा है इस तरफ से भी, और इधर भी ये फुल ट्री ग्रो कर रहा है। तो अब इस केस में इसका जो टाइम है टू पावर एन आ गया है, टू पावर एन। ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइम है, एक्सपोनेंशियल निकल जाता है ये काम। तो अब इसी प्रॉब्लम को हम सिर्फ हल करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से। ये याद रखिएगा कि इसका बेस केस क्या है, ये पहले याद रखिएगा। बेस केस इसका क्या है कि एन इज इक्वल टू वन हो जाए या एन इज इक्वल टू हो जाए तो ये रिटर्न वन करेगा। ठीक है, अब हम इसके हल की तरफ जा रहे हैं। फाइबोनेची टीपी एक नया लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग के तरीके से, तो इसको भी हम एन प्रोवाइड करेंगे, जो कि एन होगा जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 55। एक लिस्ट बनेगी सबसे पहले। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ये मेमोराइज करेगा। मेमोराइज करने का मकसद क्या है कि ये एक मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, और ये कितने एलिमेंट की लिस्ट है, एन एलिमेंट की लिस्ट होगी, क्योंकि ये एन का साइज प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम सिंपलिसिटी के लिए ये समझ रहे हैं कि इसका इंडेक्स वन से शुरू होगा, वन, टू, थ्री, और ये कहां तक जाएगा, ये एन तक जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास एक लिस्ट है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है कि फाइव लिस्ट है, फाइव, FIB के नाम से एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि फाइबोनेची का जो इंडेक्स वन है उसके ऊपर वन लिख दें आप। तो इंडेक्स वन पे हार्ड कोडेड मैंने क्या कर दिया, वन कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि इसके इंडेक्स नंबर टू पे भी वन कर दो। इसके इंडेक्स नंबर टू पे भी मैंने हार्ड कोडेड वन कर दिया। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि एक लूप चलाएं थ्री से लेकर एन तक। इसका मकसद क्या है कि ये कितनी देर चलने वाला लूप होगा, एन माइनस टू प्लस वन। प्लस वन किस लिए चलेगा, क्योंकि आखिर में लूप में ब्रेक भी होना होता है। तो एन माइनस टू मैंने किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये थ्री से शुरू हो रहा है। इसका मकसद क्या है कि शुरू वाले दो के लिए ये नहीं चल रहा। तो ये एन माइनस टू प्लस वन, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल कितनी देर चलेगा, एन माइनस वन के लिए चलेगा, क्योंकि ये वन जो होगा
ये -2 में से, अच्छा आगे, अब ये क्या कह रहा है, इसमें से कुछ चीजें मैं मिटाता हूँ ताकि स्पेस बन जाए, हम उसको लिख सकें फिर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि जब आई की वैल्यू 3 होगी, इसका मकसद क्या है कि इंडेक्स नंबर 3 पे अब हमने क्या स्टोर करना है, इसकी बात कर रहा है। इसके ऊपर स्टोर क्या होगा, वो ये क्या कह रहा है कि जी जो करंट वैल्यू आई की, I-1 और I-2, इन दोनों पे जो कुछ है उसको आपस में क्या कर लो, सम कर लो। आई की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 की बात कर रहा है, 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 कर दिया। I-2, 3 - 2 1, 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1, ये हो गया। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसके ऊपर इसको आप स्टोर कर दो, ये 2 हो गया। ठीक है जी। शामिर आपका माइक आने, शामिर माइक आप कर दो। आप अपना जब फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो देख लिया करें माइक तो नहीं आपका आने, क्योंकि वो फिर आपके घर की बातें फिर वो सब सुन रहे होते हैं। अच्छा, तो अब आई की वैल्यू अब क्या है, 4 है। तो 4 अब किसके लिए कैलकुलेशन हो रही है, 4 के लिए। जब 4 के लिए कैलकुलेशन होगी तो ये क्या कह रहा है, 4 - 1। 4 - 1 का मतलब है 3। 3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 2। 2 को उठाओ, और 4 - 2 का जवाब होता है 2। 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1। 2 + 1 का जवाब क्या हो जाएगा, 3। तो 4 के ऊपर स्टोर क्या हो जाएगा, 3 होता जा रहा है। ठीक है, इस तरतीब से ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करता जाएगा, और फाइबोनाची सीरीज का जो जवाब है या जो भी इसका सॉल्यूशन है, वो हम यहाँ कैलकुलेट करते जाएंगे। सिर्फ हम क्या करते जा रहे हैं, पीछे लुकअप करते जा रहे हैं कि पीछे हमने जो वैल्यूज स्टोर की हुई हैं उसी को रिकॉल करते जा रहे हैं, और उस रिकॉल करने से क्या होता जा रहा है, अगले वाला प्रॉब्लम हमारा हल होता जा रहा है। तो इससे हमने क्या कर लिया कि जो वैल्यूज थी उसको मेमोराइज करना सीख लिया हमने। वैल्यूज मेमोराइज हो गई, और उसको हमने किसी जगह लिखना शुरू कर दिया। अब लिखने का तरीका तो ये भी हो सकता था कि हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएं, लेकिन वेरिएबल कितने बनेंगे, डेफिनेटली ये बहुत बड़े वेरिएबल बन जाएंगे। अगर एन मेरे पास 100 है, n = 100, तो 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और 100 वेरिएबल के अलग अलग नाम भी रखने पड़ेंगे, फिर उनको याद कौन करेगा। तो उससे बेहतर तरीकेकार क्या है कि एक 100 एलिमेंट की लिस्ट बना लें, और उसके इंडेक्स नंबर वाइज पे आप उस वैल्यूज को स्टोर करते जाएं। तो ये वाला काम हमारा हो जाएगा। तो इससे हमारी जो जो प्रॉब्लम है, जो कि रिकर्सिव ट्री या रिकर्सिव अप्रोच से हम कर रहे थे, वो अब हम सिर्फ डीपी से कर सकते हैं। तो इससे हमें फायदा काफी हो जाएगा। क्या फायदा हो रहा है बाद में बता देते हैं, लेकिन फिलहाल इसका अप्रोच क्या है वो आपको अगर समझ आ जाए तो फिर आप इसको हल कर सकते हैं प्रॉब्लम को। कि ये क्या कर रहा है, जो भी वैल्यूज आपने दिए में उसको वो क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, रिकॉल करके उसको सम करके नई वैल्यू बना रहा है, और इसको स्टोर करता जा रहा है इस लिस्ट के अंदर। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का। अब इसको अगर टाइम देखें, इसका इसका अगर टाइम देखें तो क्या हो सकता है, वो जो पहले वाला हमारे पास टाइम था 2 पावर n था, 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n का मकसद अगर करें कि हमारे पास n की वैल्यू अगर 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो 2 पावर 10 का जवाब क्या होता है, 1024। तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन चला रहा था रिकर्सिव तरीके से, ऑलमोस्ट 1024, 1024 इंस्ट्रक्शन चला रहा था ये, जब हम इसको रिकर्सिव तरीके से सॉल्व कर रहे थे फाइबोनेची को। अब डीपी के साथ सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं, अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एक दफा चलेगी, ये इंस्ट्रक्शन भी एक दफा चलेगी। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास कितनी दफा चल रही है,
दो इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। इसका मकसद क्या है कि ये n-2 अगर कह देते हैं इसको, ठीक है, n-2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, n-2 के लिए ये चल रहा है, तो इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो ये भी मेरे पास क्या है, n-2 टाइम चल रही है, n-2 टाइम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये इंस्ट्रक्शन मेरे पास कितनी दफा चलेगी, सिर्फ एक दफा चलेगी। तो जब इसमें देखेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू किसकी चल रही है, लार्जेस्ट वैल्यू एक n यहाँ पर है और एक n यहाँ पर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2n हो जाएगा, 2 × n-2 चल रहा है मेरे पास, ठीक है, 2 × प्लस मेरे पास क्या है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स कितनी है, 1, 2 और 3 है। तो ये मेरे पास इसकी अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनती है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखें, 2 × n-2, n-2 का मकसद क्या है कि अगर 10-2 करें तो ये बन जाता है 8, ठीक है, 2 × 8 16, 16 + 3 19। तो ये ऑलमोस्ट कितनी इंस्ट्रक्शन चला रहा है, 19 इंस्ट्रक्शन प्लस 1 इंस्ट्रक्शन चलाएगा जब ये लूप ब्रेक होने वाला होगा। जब ये लूप ब्रेक होगा तो एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा चलेगी। तो ये तकरीबन कितनी इंस्ट्रक्शन चली, 20 इंस्ट्रक्शन। तो सिर्फ 20 इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका फाइबोनाची सीरीज के जो सम है फॉर द वैल्यू ऑफ 10 आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही काम रिकर्सिव से करेंगे तो 1000 इंस्ट्रक्शन, 1024 इंस्ट्रक्शन आपकी चलना है इसमें, ठीक है। तो इसमें वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में फर्क देख लें कि कितना ज्यादा हो गया है अभी। सर ये जो एंड में आपने किया है ना, इंस्ट्रक्शंस काउंट किए हैं, लूप वाली, वो वाली समझा दें, वो वाली समझ में नहीं आई। अच्छा देखें, दोबारा कर देता हूँ इसको मैं एक दफा, डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये चल रहा है 3 से लेकर n तक, ठीक है। जो दो इंस्ट्रक्शन या दो इंडेक्स वैल्यू जो वो ऑलरेडी हमने हार्ड कोड करके फिल कर लिए। इसका मकसद क्या है कि जो भी n की वैल्यू होगी उससे ये 2 टाइम्स कम चलेगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो n-2 ये चलेगा, +1 मैंने अभी नहीं लिखा कि जिसके लिए इसने फॉल्स होना है, एग्जैक्टली सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कितनी दफा चलेगा, n-2। अब जब ये n-2 चल रहा है तो इसके अंदर ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी ये भी कितनी देर चलेगी, n-2 चलेगी, n-2। अब n-2 मेरे पास क्या है, 2 दफा हो गए, कितनी दफा हो गए, 2 दफा, ठीक है। n-1 एक दफा ये हो गई और एक दफा n-2 ये हो गई। इन दोनों को मैंने यूं लिख दिया कि 2 टाइम्स n-2। तो इसको मैं मजीद फर्दर अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना रोक देता हूँ। तो अगर मैं n को रिप्लेस करूं 10 के साथ, या मैं इसको 100 के साथ रिप्लेस करूं, तो जो भी वैल्यू होगी उसमें से -2 हो जाएंगे, लाजमी बात है। तो अगर 10 है तो 10-2 जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 × 8 का जवाब क्या आ रहा है, 16। 16 प्लस ये है 3, 16 + 3 कितना हो जाता है, 19। तो ये मैंने 19 लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 19 इंस्ट्रक्शन चलेंगी। अब इसमें +1 भी अगर शामिल करें जिसके लिए ये लूप फॉल्स हो जाएगा, जिसके लिए ये लूप फॉल्स हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया है, ठीक है। लूप ने फॉल्स भी तो होना है डेफिनेटली। तो क्या हो जाएगा, 19 + 1 कितना हो जाएगा, ये 20। तो ये टोटल 20 इंस्ट्रक्शन चला रहा है जब हमारे पास n की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। यही हमने काम देखा था कि जब हम रिकर्सिव तरीके से चला रहे थे तो उसका जवाब आ रहा था 2 × 10 या 2 n। तो 2 × 10 का जवाब निकाले तो 1024 इंस्ट्रक्शन बनती हैं। तो आप ये देख रहे हैं तकरीबन 1024 में से डीपी इंस्ट्रक्शन कितनी चला रहा है, सिर्फ 20 चला रहा है। 20 चला रहा है तो हम कितनी इंस्ट्रक्शन सेव कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन सेव कर रहे हैं 1004 इंस्ट्रक्शन हमने बचा ली, ये हमने सेव कर ली। तो ये अच्छा खासा एक
हमारे हिसाब से सेविंग हो गई इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, 1004 इंस्ट्रक्शन हमने सेव कर ली है इसमें। ठीक है सर। तो ये एक अप्रोच हो गई डीपी की। तो इसका कोड हर प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ये याद रखिएगा। मतलब सबके लिए एक जैसा कोड नहीं लिख सकते। उसमें ये वाला काम तो हमें करना ही पड़ता है कि जो हार्ड कोड वैल्यू देनी पड़ती है वो हमें पता होना चाहिए। हार्ड कोड वैल्यू कहाँ से आती है, कि जो उसका बेस केस होता है। जिस तरह इसका बेस केस क्या था, कि जी अगर एन की वैल्यू 1 हो या एन की वैल्यू 2 हो, तो वहां पर हम क्या रिटर्न करेंगे, 1 करेंगे। तो इसका ये बेस केस पहले से पता था हमें। जब बेस केस पहले से पता था, तो फिर हमने इसी हिसाब से क्या कर दिया, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हार्ड कोडेड क्या कर दिया, 1 डाल दिया। फिर हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। तो ये फाइबोनाची सीरीज का तो ये जवाब है। लेकिन अगर इसको मैं कहता हूँ कि जी आप इसको जो फैक्टोरियल प्रॉब्लम है इसके ऊपर अप्लाई करें, तो फैक्टोरियल प्रॉब्लम अलग तरीके से हल होता है। और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे डीपी के साथ, तो वो फिर कितनी इंस्ट्रक्शन हमारी सेव करता है ये अलग बात है। ठीक है, तो वो कितनी इंस्ट्रक्शन हमारी सेव कर लेगा ये हमें पहले पता होना चाहिए उसका। सही है। तो फैक्टोरियल प्रॉब्लम भी जो है वो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम कहलाता है। उसमें भी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बार बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये अप्रोच हो गई हमारे पास डीपी की। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये बॉटम अप अप्रोच चलाता है। बॉटम अप का मतलब क्या है, कि सबसे पहले जो आपके पास इंडेक्स नंबर या जो एन का जो आखिरी नंबर हो सकता है, एन का आखिरी नंबर क्या हो सकता है, एन का रियल नंबर अगर करें तो एन अगर 10 है तो आखिरी नंबर 1 होगा उसका। तो ये 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो इसकी अप्रोच क्या है, बॉटम अप। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच है। पहले 1 को सॉल्व करेगा, फिर 2 को सॉल्व करेगा, फिर 3 को सॉल्व कर रहा है, फिर 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, और आखिर में किसको सॉल्व करेगा, एन को सॉल्व करेगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच के साथ काम कर रहा होता है। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज हो गई इसकी। जबकि हम रिकर्सिव ट्री जब बना रहे होते हैं, तो रिकर्सिव ट्री जब हमारे बनते हैं, वो टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन का मकसद क्या होता है, पहले हम हल करेंगे एन को। अब एन को हल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें एन माइनस वन का पता नहीं होता। तो एन माइनस वन को हल करेंगे। अच्छा, एन माइनस वन को हल करेंगे, एन माइनस वन का पता ही नहीं होता। तो फिर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, टॉप से नीचे जाते हैं। ये रिकर्सिव का तरीका है। डीपी का तरीकेकार हमारे पास क्या है, बॉटम अप पे। बॉटम अप का मकसद क्या है, कि सबसे नीचे वाले को पहले हल करो, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला। इस तरीके से जो आखिरी आपके पास टॉप पे होगा उसको आप हल कर लेंगे। एक तो ये हो गया इसका डिफरेंस, कि रिकर्सिव टॉप डाउन होता है, डीपी बॉटम अप होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका हो गया। अब ये देखें, इसका टाइम मैक्सिमम, मतलब टाइट बाउंड अगर कहें या बिग थीटा कहें, तो ये एन के इक्विवेलेंट चला जाता है। थोड़ा बहुत एन से ऊपर आप कह सकते हैं या नीचे कह सकते हैं, लेकिन एन स्क्वायर, एन क्यूब, या 2 पावर एन, एन पावर एन, जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं, वो ये नहीं आती इसकी। ठीक है, तो ये तकरीबन जितना प्रॉब्लम होता है आपका एन, तकरीबन उतना ही चलता है आपका। मतलब उससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन इसका रनिंग टाइम इतना है। तो इससे ये काफी हद तक हमारा टाइम सेविंग है। जो ये था ऑर्डर ऑफ 2 एन, ऑर्डर ऑफ 2 पावर एन। इसके जवाब में ये हमारे पास बिग थीटा ऑफ अगर एन कर देता है तो बहुत बड़ी हमारी सेविंग हो जाती है इसकी। ठीक है जी। तो ये डीपी का कॉन्सेप्ट हो गया। सर इसमें ना एक चीज समझ में नहीं आ रही जी कि जो हमारे पास डीपी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ना लूप आगे से चलाया है, ठीक है। और शुरू के जो दो इनिशियल वैल्यूज हैं हमने उसको भी हार्ड कोडेड कर दिया है, ठीक है। और जब हमारे पास लूप में दो रिकर्सिव कॉल्स चल रही है और उनका जो आंसर आ रहा है वो भी एक वेरिएबल में हम सॉल्व सेव कर रहे हैं एक एरे में। नहीं तो इस नहीं, रिकर्सिव कॉल नहीं आ रही। एक मिनट सुनो, रिकर्सिव कॉल ही तो नहीं आ रही भाई। इसके अंदर ये रिकर्सिव नहीं है। सही सही एरे बनी हुई है। ये एरे है भाई। ये जो नाम है ना, ये एरे का नाम है। और ये इसके इंडेक्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंडेक्स है ऑलरेडी। सही है ये सही है। फाइव, फाइव के नाम से एरे है।
और ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर रिकर्सिव गाली देनी है तो फिर तो बात तो हमारी वही हो जाएगी ना। तो इसमें रिकर्सिव नहीं है, ये डीपी है। ठीक है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अच्छा, इसमें जो डीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का मकसद क्या है कि जब आप मेन प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम आप किसको हल कर रहे हैं, फाइबोनेची ऑफ एन को, तो इसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या बनता है कि आप पहले एन माइनस वन को हल कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है कि ये सब प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये था, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी अपने अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन रखता है। एन माइनस वन को कैलकुलेट करेंगे तो भी इसका जवाब कैसे कैलकुलेट होगा, इसी तरीके से कि आप जो करंट एन है उसमें से एक एन कम करें और यहाँ पर दो एन, एन में से दो नंबर माइनस करें। तो ये जो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट में लिख देता हूँ। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका होना जरूरी है। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये आपके पास होना चाहिए, ये हर स्टेप पे आपके काम आएगा। जो भी आप यहाँ पर एन की वैल्यू देंगे उसके लिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन काम करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्री के अंदर दिखाया हुआ है ना, ये ट्री के अंदर हमारे पास क्या दिखाया हुआ है कि जब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं फाइबोनेची ऑफ एन, तो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन काम आ रहा है। लेकिन अगर एन माइनस वन के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी ये ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहां पर भी काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए वैल्यूज चेंज होंगी, वैल्यूज कोई दूसरी होंगी जिसको वो करेगा, लेकिन इसका फार्मूला भी आपके पास ऑप्टिमल है। आपके पास जो सॉल्यूशन है या फार्मूला है वो पहले होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम इसको फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टोरियल क्या होता है कि करंट एन जो होता है उसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, एन इंटू, या इंटू ये लगा देते हैं, इंटू जो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है इसका रिकर्सिव के अंदर। तो ये क्या, ये फार्मूला वहां पर भी मौजूद है। ये मेरा क्या, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो ये आपके पास पहले से मौजूद हो, ये लाजमी बात है। जब हम रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं या उसका फार्मूला पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहले फार्मूला आपके पास होता है। इसी तरीके से जब हम फाइबोनेची सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले से हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप जो भी प्रॉब्लम हल कर रहे हैं डीपी के साथ, पहले आपके पास उसका ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है वो मौजूद होना चाहिए। फिर आप उसको सब प्रॉब्लम के अंदर तोड़ सकें। सब प्रॉब्लम में टूट कैसे ये रहा है, एन माइनस वन में टूट रहा है या एन माइनस टू में टूट रहा है, तो ये सब स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं इसके। तो जो फैक्टोरियल होता है वो भी हमें पता है कि एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन के अंदर टूटता जाता है। फिर हमने माई साठ या जो क्विक साठ को देखा था, तो वो भी क्या है, वो भी टूट रहा था, लेकिन वो किस में टूट रहा था, एन बाई टू के अंदर टूट रहा था, एन बाई टू, एन बाई टू। तो सब स्ट्रक्चर बनने चाहिए। दूसरी इसकी शर्त क्या है कि प्रॉब्लम जो है, सब प्रॉब्लम वो आपस में ओवरलैप करने चाहिए। वो भी मैंने आपको बता दिया कि ओवरलैप कैसे कर रहे होते हैं। कि ये ट्री के अंदर हमें नजर आ रहा है कि जी एफ ऑफ एन माइनस थ्री यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है तो एन माइनस थ्री यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है, एन माइनस टू यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है तो एन माइनस टू यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है, एन माइनस फोर यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा है। तो ये आपका सब प्रॉब्लम जो है वो ओवरलैपिंग होना जरूरी है। ये डीपी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी क्या है, ये मेमोराइज करता है। ये मेमोराइज तो मैंने सिंपल सा एक वर्ड बता दिया ना था कि ये क्या करता है कि याद करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर टर्म जो है मेमोराइज है, इसमें आर नहीं है, ये याद रखिएगा। मेमोराइजेशन है, मेमोराइजेशन नहीं, मेमोराइजेशन है ये। ठीक है, तो ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीपी की। ये डीपी कहां पर अप्लाई होगा,
जो इन तीन शराइत को प्रॉब्लम सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो प्रॉब्लम तीन चेक को सॉल्व सपोर्ट ना कर रहा हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह माइल्ड सार्ट है और क्विक सार्ट है, उसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी मौजूद है मेरे पास, मेमोराइज भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है, तो फिर मैं डीपी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ वहां पर। ठीक है, तो ये चीज जहन में आपके पास होनी चाहिए कि आप वो प्रॉब्लम हल करेंगे डीपी के साथ जो इन तीन शराइत को पूरे कर रहे हो आपके पास। ठीक है जी, तो ये डीपी का कॉन्सेप्ट है। ये स्लाइड में आपके पास अपलोड कर दूंगा और वीडियोस भी थोड़ी देर के बाद चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। तो आप अपनी अटेंडेंस जो है अभी आप सबमिट कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। सर एक और चीज़, सर वो पीछे आपने एक डायग्राम दिखाई थी, जी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाली, वो जरा स्लाइड जी दिखाइए। जी, एक मिनट। तो बाकी स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस सबमिट कर ले, मैं ये जवाब दे देता हूँ इनको, ये वाली है। जी सर, ऊपर वाली तो समझ में आ गई कि डिवाइड एंड कंकर में जो हमारे पास दो डिवाइड होती हैं उसमें सब मतलब सेम नहीं होती, इसकी इस साइड की प्रॉब्लम अलग होती है, इस साइड की प्रॉब्लम अलग होती है, ऐसे ही था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इसमें डिवाइड एंड और कॉन्कर मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, जिस तरह क्विक सार्ट या मार्च सार्ट की, कि वो पी से लेकर क्यू तक यहाँ तक होते हैं और क्यू प्लस वन से लेकर आर तक यहाँ तक होते हैं, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट होते हैं एलिमेंट्स, एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं होते। और जो नीचे है उसमें आप उसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मतलब उसकी डायग्राम के हमारे हिसाब पास से। ये थी ना, ये देखें, हमारे पास प्रॉब्लम को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, असल में ये ब्रेक तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हम सब प्रॉब्लम बना रहे हैं तो सब प्रॉब्लम बनाने का मकसद क्या है कि हम मेन प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं। जब मेन को हम ब्रेक कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, ये देखें, ये ब्रेक हम यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो जब ब्रेक किया तो एक सब प्रॉब्लम हमारे पास आ गया n-1 का आ गया, और एक हमारे पास सब प्रॉब्लम किसका आ गया, n-2 का आ गया। सही है, फिर जब इसको मजीद ब्रेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, n-2। अब ये देखिए n-2 एक ऐसी वैल्यू आई है जो कि इस ओरिजिनल ट्री के राइट साइड पर भी मौजूद है। इसका मकसद क्या है कि n-2 यहाँ पर भी मौजूद है और n-2 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये एक ऐसा सब प्रॉब्लम ठीक है है ठीक। जो जो कि इस ट्री के दोनों साइड मौजूद है, तो ये ओवरलैप होता है। अच्छा सर एक और चीज़, वो शुरू में जो आपने वर्ड पे वो 6-7 पॉइंट्स लिखे थे ना, वो भी दिखा दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक मिनट। ये सिलेबस था इसका। ठीक है सर, थैंक यू। चलें सही, अभी आप अपने अटेंडेंस भेज दें, और जो अपने अटेंडेंस सबमिट कर चुका है वो फिर अब मीटिंग को क्विट कर सकता है, लीड कर सकता है वो। जी अभी तक सिर्फ कितने, एक दो तीन चार बच्चों ने थोड़ी जल्दी जल्दी कर लें, अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दें। अगर कोई, अच्छा मीर बालाज खान, बालाज कहाँ है, बालाज मौजूद है? जी जी सर, क्या हुआ है? हाँ, ये किसके आईडी से लॉगिन हुए हो, ये मोहम्मद उस्मान कौन है ये, बालाज? जी सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलो ठीक है, सही है। जी, जिन्होंने अटेंडेंस भेज दी है वो लीव कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि अभी कौन कौन मौजूद है और किसकी अटेंडेंस रह गई है। जिन्होंने अटेंडेंस सबमिट कर दी है वो लीव कर जाएं।